हेलो। आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन गाइज, ऑनलाइन जनता। जय श्री कृष्णा जी। गुड मॉर्निंग पूजा, अनुषा, जय श्री राम। मिस्टर आर्यन, जय श्री कृष्णा। खुशी, जय श्री कृष्णा। हिमांशु, प्रशांत पुरी, तमन्ना, अमन, शिफा, गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्णा। एम आई ऑडिबल टू यू? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? आपको आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो हेलो। अरे हाँ ना बोलो। यस, चलो शुरू करें। नहीं करें? अच्छा, कल कल कौन कौन उपस्थित नहीं थे आप में से? भूषण नहीं था और बाकी सब थे। आप भी नहीं थी शायद कल, और तुम दोनों तो थी। ओके। तो कल हमने एक यूनिट स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज, या यूं कहें थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने कुल 4 थ्योरीज हैं, जिसमें से 3 थ्योरीज खत्म कर दी थी, यानी कि थोड़ा सा बचा है। लेकिन अब वो लेक्चर तो आप देख नहीं पाए होंगे, तो फिर अपन क्या करेंगे फिर? रिवीजन करेंगे फिर से। हाँ, तो आपसे अनुरोध रहेगा कि आप उस लेक्चर को एक बार जो है देख लो। वो लेक्चर पहले देखो। अब ये तो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी बैठे हो यहाँ से जाओगे वो देखोगे, क्या करोगे? तो अब पहले इसी को देखो। तो कुछ ऐसे इसको रेडी कर देते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि यही पहला है। ठीक है, बाकी वो डिटेल में वहां पर है ही सही आपके पास। तो शुरू करें। शुरू रु 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 करे रे 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 रे। कुछ रंग उसका बहका, कुछ में भी महका महका, और मस्ती में ये ना 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 सुरु रु 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 रु। राजस्थान हारी नहीं है कल, राजस्थान ने जीतने दिया है। तो उससे पैड से मारा ना यार, बैट से नहीं मारा। वो ऐसी बॉल थी कि आंख बंद करके कोई भी उस पे बाउंड्री मार सकता है। ऐसी बॉल पे उसने जानबूझ के विकेट दिया ताकि हैदराबाद। और उसके बाद टॉस तो यार, टॉस का क्या लेना? बटलर क्या? बटलर जीरो पे गया, वो भी जीरो पे गया, और यशस्वी भी निकल ही गया था। और वो चौथा भी निकल ही गया था। दोनों के कैच ड्रॉप हुए हैं। पराग का भी ड्रॉप हुआ और यशस्वी का भी हुआ। और वो पकड़ लेते तो ढेर थी, वो तो 100 पे ही। 200 तक लेके गए, बहुत लेके गए यार। राजस्थान रॉयल्स के दिन भर गए, हट। सर कल आरआर हार गई, बहुत बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। राजस्थान का अभी है 9 मैच चाहिए जीतने के लिए, मतलब अंदर आने के लिए। कितने हो गए उनको? वो अंदर हैं।
रजवाड़े हैं यार, कर लेंगे आराम से। च- कौन? राजस्थान? अबे राजस्थान ट्रॉफी लेकर जाएगी। सर धरती में खुद के भूकंप लाओ। धरती में कूद के भूकंप लाओ? पागल पागल है क्या तू? चलो शुरू शुरू करे अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। चलो, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 देख रहे हैं अपन अभी। चलो स्टार्ट करें भाई। हाँ, चलो इंटरनेशनल ट्रेड का यूनिट 1 अपन देख रहे हैं। यूनिट 1, और वो क्या है? थेरीज। थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, अभी ये बताने की जरूरत है क्या इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। खत्म। खुश? चलो भाई, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, प्रतिबंध हटते गए, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करता चला गया, करता चला गया, करता चला गया और करता ही चला गया, तो इसे क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड को मॉनिटर करने के लिए राष्ट्रों में, देशों में आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए एक संस्था का गठन हुआ, और उस संस्था का नाम था WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे राष्ट्र, उनके प्रतिनिधि रहते हैं, और पूरे इंटरनेशनल मार्केट को किस तरीके से गवर्न किया जाए, क्या नॉर्म्स हो, क्या पॉलिसीज हो, क्या ट्रीटीज हो, क्या माल, कितना माल किसको भेजा जाए, क्या कोई प्रतिबंध लगा सकता है, नहीं लगा सकता। आप प्रैक्टिकली सोचो ना कि हम ऐसा बात करते हैं कि हम बहुत सारी चीजें जो है चाइना से मंगाते हैं। एक तरफ तो चाइना का बहुत सारा माल अपन लेकर आते हैं, और ऊपर से क्या बोलता है कि चाइना के माल का बहिष्कार होना चाहिए। अरे हम खरीदें, हम तो खरीदेंगे, हमें मिल रहा है, सरकार ही ना मंगाए। लेकिन सरकार मजबूर है, सरकार चाह के भी मना नहीं कर सकती, क्योंकि WTO का डंडा रहता है, उनकी नॉर्म्स रहती है। तो उसके लिए क्या बोलते हैं? विज्ञापन करते हैं कि अरे स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी मत। सिर्फ इतना कर सकते हैं हम कि मतलब द्वार बंद नहीं कर सकते। आप इग्नोर करो वो बात अलग है, तो आप इग्नोर कर पाओ उसके लिए वो बहुत सारे आपको विज्ञापन दिया करते हैं कि विदेशी माल, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस पे भी चलती है कि चाइना का माल, चाइना ने ये करा, चाइना ने वो करा, तो चाइना का माल आ क्यों रहा है देश में? और चाइना को पता है कि इधर इधर कौन लोग रहते हैं? सब गरीब लोग रहते हैं, सब के सब साले गरीब लोग रहते हैं। तो माल फेंक दो, ऐसे टूट पड़ेंगे, क्योंकि इनके खाने पहनने, हर किसी चीज की इनको वो है ही नहीं, मतलब इनके पास है ही नहीं। तो इन्हें जो दे दो अच्छा। और चाइना का माल अपन भी परचेस करके आते हैं, और कोई पूछता है कि यार ये क्यों खरीदा, तो हमारी जबान से अगर कोई एक शब्द निकलता है, सबसे पहले तो यही निकलता है कि यार सस्ता है। तो सस्ती चीज मिल जाती है, काम चल जाता है, लंबे समय तक जीना ही नहीं तो गारंटियों का करना क्या। इसलिए पहले लोग गारंटी पे अड़ते थे, गारंटी वाली चीज ही खरीदते थे। आजकल गारंटी गारंटी का मतलब नहीं है, बंदा सोचता है कि यार इससे तो 3 बार खरीद लेंगे, गारंटी की चीज 2000 में आ रही है, चाइना दे रहा है 450 रुपए में, तो 4 बार खरीद लेंगे यार, खराब कर करके कर करके। तो ऐसे
तो दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान भी है। फायदे इंटरनेशनल ट्रेड के क्या होंगे यार, कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, लिखो चलो, बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इनमें फर्स्ट लिखो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में क्या होगा जी, यहां पर देश के बाहर से, देश में, सर आपका शर्ट मस्त लग रहा है, कहां से लिया? बहुत बढ़िया। तो एमजी रोड से, चलो एमजी रोड से लिया भाई। एमजी रोड है ना, कैंप, कैंप में ही तो है, कैंप के आगे ही तो है एमजी रोड। चलो 600 की दो, 150 की दो, चाइना का है क्या? साले तू है मेड इन चाइना, चाइना का प्रोडक्ट इधर बैठा है हमारे पास भी एक। चलो, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि नौकरी के या रोजगार के साधन जो है यहाँ पर पैदा करती है कौन? इंटरनेशनल ट्रेड। भाई एक प्रैक्टिकली सोचो कि जितने ज्यादा देश के बाहर से हमारे देश में कंपनीज आएंगी, काम करेंगी, तो काम करने के लिए क्या चाहिए? पट्टे लोग तो हिंदुस्तानी चाहिए। यस, इससे स्किल्ड लेबर में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। स्किल्ड लेबर, देखो लेबर दो तरह की होती है आपकी। अभी जैसे आप देखो ना, आपकी वो है, चलो पहले ये लिख देता हूं, मैंने तो भूल जाऊंगा, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। जैसे एक कंपनी अमेजॉन, कौन सी कंपनी है? अमेजॉन, अम्मी जान। तो ये अमेजॉन क्या करती है भाई, कि आपको ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि आप कहीं से भी बैठ के कहीं से भी माल मंगवा सकते हैं। ये बायर के लिए। सेलर के लिए क्या, कि आप किसी भी कस्टमर को घर बैठे माल बेच सकते हैं। तो ये इन्होंने प्लेटफॉर्म दे दिया। अब इन्होंने क्या किया है, एक लॉजिस्टिक कंपनी, लॉजिस्टिक मतलब डिलीवरी से संबंधित, कि समय पे डिलीवरी हो, उसके लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हैं, अपनी कंपनी खोल के रखी। चाहे अमेजॉन आपको और हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, लेकिन जो डिलीवरी करने वाले हैं ये तो सारे के सारे इंडियंस हैं। तो बहुत सारे, बहुत सारे बच्चे लोग, लड़के लोग इसी रोजगार में लगे हैं, सिर्फ डिलीवरी डिलीवरी के काम में। आप देखोगे कोई ना कुछ लेकर घूम ही रहा है, ठीक है। कोई खाना लेकर घूम रहा है, तो जोमेटो पोटेटो पता नहीं क्या 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 चालू है। तो अच्छा, अब एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है, मतलब ये तो तय है कि अगर बाहर से यहाँ पर किसी भी तरह का प्रोडक्शन करने के लिए कोई कंपनी आती है, फैक्ट्री डालती है, तो यहाँ पर यहाँ के लोगों को काम पे रखती है, जिसमें स्किल्ड लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्किल्ड लेबर, जय श्री कृष्णा। स्किल्ड लेबर क्या होती है? स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड मतलब दक्ष यार, जिसको कुछ टेक्निकल वर्क आता हो उसको स्किल्ड बोल देंगे, या टेक्निकल लेबर बोल देंगे। और अनस्किल्ड मतलब माल यहाँ से उठा के वहां ले जा, वहां से उठा के यहाँ रख दे, बस उतना। वो कहता है ना कि ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, किसी तो काम का होगा, कि हाँ किसी तो काम का है, बस इसको इतना बोल सकते हो कि भाई ये पानी पिला दे, ये कर दे, वो कर दे, बस उतना। जिसके लिए आपको कोई स्पेसिफिक नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको क्या करना होता है? लेबर वर्क करना होता है, लेबर वर्क करना होता है। तो ठीक है, अब प्रैक्टिकली सोचो कि जैसे 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 जैसे, हालांकि डीमेरिट में जाएंगे, लेकिन स्किल्ड की बात करें तो जैसे जो कंपनीज आएंगी तो उसको देश में क्या चाहिए? टेक्निकल बंदे चाहिए, काम करने वाले। यस, अगर टेक्निकल यहाँ समझदार बंदे मिल जाएंगे तो उन्हें बैठाएंगे मशीन पे, और एक मशीन 10 लोगों का काम एक साथ कर देगी। माल को उठा के यहां से गोदाम तक ले जाना है, तो वो गोदाम तक ले जाने के लिए मशीन है, लेकिन मशीन को चलाने वाला एक आदमी चाहिए। और माल को पहुंचाने रोज के 10 से 12 मजदूर चाहिए, तो वो 12 मजदूरों का काम अकेला ये कर लेगा स्किल्ड। तो अपने आप में देखें कि यहाँ पर रोजगार के साधन मिलेंगे तो किसी का रोजगार टूट भी रहा है। जो रोज वाले वो होते हैं,
डेली लेबर होती है, डेली लेबर मिलती है ना, कहीं एक चौक पे मिलती है जहाँ पे अपन को घर का कुछ काम कराना होता है या घर बनवाना होता है। इधर भी ऐसा होता है क्या कि एक मजदूर चौक होता है, वहां जाओ, वहां से बंदा क्या रेट है इधर पर डे का? 500 रुपये। तो यहाँ पर 500 रुपये में प्रतिदिन है, प्रतिदिन लेबर का चार्ज है। हमारे उधर 400 में मिलता है। हाँ, उधर 400 है। और हाँ, चाइना का नहीं है वे। चलो, तो बेनिफिट्स ऑफ इंडिया, ज्यादा आपसे बात करो ना आप टाइम पास करने लग जाते हो। चलो, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन हो गया। सेकंड लिखो, फॉरेन कैपिटल मूवमेंट। फॉरेन कैपिटल मूवमेंट मतलब इंटरनेशनल ट्रेड का दूसरा बेनिफिट ये भी है कि भाई साहब, विदेशी कैपिटल पूंजी का भारत में निवेश होता है, वो आके इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके, और वो तरीकों में अपन ने देख लिया था जो इसमें दो इंपॉर्टेंट थे, एफ पी आई एंड एफ डी आई। एफ पी आई एफ डी आई में फर्क है क्या? क्या फर्क होता है चिन्मय? इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में बेसिक फर्क क्या है? एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए आता है, एफपीआई शॉर्ट टर्म के लिए आता है। अन्य शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि एफडीआई का उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? बिजनेस करना होता है भारत में, और उसका ऑब्जेक्ट बिजनेस करना नहीं होता, उसका स्पेक्यूलेशन होता है। वो आता है शेयर बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे कमाता है, चले जाता है। जबकि एफडीआई लंबे समय तक, और ये फाइनेंशियल एसेट को होल्ड करता है एफपीआई। जबकि एफडीआई किसको करता है? फिजिकल एसेट्स भी होल्ड करता है। ऐसी कुछ चर्चाएं हमने की हैं पहले भी। चलो, नंबर 3, और क्या बेनिफिट है, लिखो जी। पीस एंड हार्मनी। पीस, पीस एंड हार्मनी, ये थोड़ा सा कम समझ में आता है, बट दिया है तो ठीक है। पीस एंड हार्मनी, पीस एंड हार्मनी मतलब शांति, विश्व में शांति होती है, विश्व में सौहार्द फैलता है, विश्व में प्यार फैलता है। ये क्या कर रहा है? विश्व में प्यार फैलता है, ठीक है। तो आपको विश्व में ये सारी चीजें फैलती हैं क्या? शांति। और देखो वैसे ना भाई, जैसे हमने चाइना को माल भेजा, चाइना ने हमको माल भेजा, हम दोनों में प्यार हो गया, ऐसा होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। ये पॉइंट है तो अब ठीक है, लेकिन झगड़े ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, उतनी ज्यादा राइवलरी पैदा हो रही है, उतना ज्यादा उस देश के प्रति खुन्नस पैदा होती है। अभी चाइना का हमारे साथ क्या तकलीफ है? हम क्या उसका कुछ ले रहे हैं? हम क्या उसको कुछ दे रहे हैं? नहीं, उसका तकलीफ ये है कि हम लोग तरक्की कर रहे हैं, तो वो बोलता है कि तेरे को बताते हैं तरक्की कैसे करता है। तो चाइना, फिर हम चाइना, तो चाइना और हमारे बीच में यही मसला है। इसीलिए तो हम लोग चाइना को का प्रोडक्ट को लेकर बड़ा हल्ला मचाते हैं। पहले तो बड़ा मुंह खोल खोल के मंगाया कि चाइना से माल आन दो, आन दो, आन दो। अब कहते हैं स्वदेशी स्वदेशी, ऐसे थोड़ी होता है। अ- हाँ, तो अपन लोग क्या करने वाले हैं? अपन लोग को तो जो सस्ता मिलेगा वही चीज अपन परचेस करने वाले हैं। भाड़ में जाए जनता। हाँ भाई, अभी आप उसकी बात करो ना, जो ये दिए लगे थे ना, ये कुछ उसमें पता चला था, जो दिए वो चाइना से इंपोर्टेड थे। जो अभी राम मंदिर के पूरा वो दिए दिए से नहीं सजाया गया था, तो वो चाइनीज थे। मतलब हिंदुस्तान के वो जो कुमार बोलते हैं, इधर क्या बोलते हो आप लोग? कुमार। तो वो जो, वही जो मिट्टी से घड़े दिए वगैरह बनाता है, तो उसको रोजगार मिलना चाहिए था, लेकिन बट ठीक है, कहानियां हैं, कहानियां आती हैं, तो सुना देते हैं हम आपको। अब कितनी सच्ची कितनी झूठी अपन ने तो देखा भी नहीं, कि चाइना से ला रहे हैं दिए कि भारत में बना रहे हैं। बट मामले ऐसे ही है जी। अच्छा, ये पता है इनमें प्यार और शांति जो है, पूरे विश्व में शांति, पूरे विश्व में प्रेम कौन फैलाता है? डब्ल्यूटीओ की नॉर्म्स फैलाती है। नहीं तो कब का प्यार शांति खत्म करके हम चाइना को बोल चुके होते कि टाटा बाय बाय, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा सामान। ठीक है, नंबर 4,
एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। भाई एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब है कि भाई कोई ना कोई देश, जैसे जापान है, जापान से हम कोई माल इधर खरीदते हैं, या फिर जापान इधर आकर कुछ नया काम चालू करता है और उसकी टेक्नोलॉजी अच्छी न्यू न्यू है, तो फिर हमको भी वो एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट मिलता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं और वो कुछ ऐसी कंट्रीज जो अंडर डेवलपिंग है, कि मतलब वो अभी उनका डेवलपमेंट चल रहा है, उन्होंने कभी कोई चीज देखी देखी नहीं, तो देखी नहीं तो उनको मजा जाता है, क्योंकि हर देश तक जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, वो पहुंचती है एडवांस इंटरनेशनल ट्रेड की सहायता से। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जितना ज़्यादा आपका इंटरनेशनल ट्रेड होगा, उतना ज़्यादा प्रत्येक राष्ट्र की क्या है, इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ग्रोथ होगा। नेक्स्ट, एक्सेस टू न्यू मार्केट, नए बाजारों में प्रवेश मिलता है। पहले मान लो आप अपने गांव गांव में माल बेचते थे, फिर शहर शहर में बेचने लगे, फिर पूरे राज्य में बेचने लगे, अब आप पूरे देश में बेचते हैं, आपको मजा आ रहा है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड के जरिए आपके सामने पूरा का पूरा विश्व खुला पड़ा है, जिसको मर्जी जितना मर्जी माल भेजो, आपकी हैसियत होनी चाहिए माल बनाने की, खरीदारों की कमी नहीं है, ऐसा ही पॉइंट बोलता है। नेक्स्ट क्या है, सुपीरियर प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। हाँ, अच्छे से अच्छी चीज आपको सस्ते में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इतना सारा माल विदेश से भी आ रहा है, उनको भी माल बेचना है, हमें भी माल बेचना है। हम अपने माल का प्राइस अच्छा रखते हैं, वो अपने माल का प्राइस गिरा देते हैं, तो हम गिर जाते हैं, क्योंकि कस्टमर किसी का सगा नहीं होता। कस्टमर को कोई देशभक्ति नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, सस्ता क्या है और अच्छा क्या है। सस्ता क्या है, अच्छा क्या है, ये सब कुछ पहचानती है पब्लिक, है ये सब जानती है, राइट। तो ये जो पब्लिक है, पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक को चाहिए सस्ता और अच्छा। अब वो कौन बना के दे रहा है, क्या बना के दे रहा है, कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है। यस, ओके। तो अब डीमेरिट्स लिख लें इसके थोड़े से। डीमेरिट्स इस चैप्टर में स्टार्टिंग में टाइम पास है। डीमेरिट्स, सर फॉरेन में जहर बेच सकते हैं क्या? ये क्या पागल है? तेरा एक दोस्त बैठा है इधर, ऐसी ऐसी बातें करता है, देख। फॉरेन में जहर बेच सकते क्या? मैं तुझे बेच सकते बेटा, तू भी जहर से कम है क्या? तू भी अच्छा, देखो मैं भगा ही देता हूँ यहाँ से ना, तू रोज ये ऐसी ऐसी बातें करता है। कैसे कैसे भगाते हैं, रिमूव कर दूं ना इसको? चल अब बेच जाके जहर। क्या करूं? बेच सकते हैं क्या जहर? हाँ बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकते यार, जहर बिकता ही है। पॉइजन की अगर शीशियां बाजार में अगर मिलती हैं, तो पॉइजन ऐसे थोड़ी, भाई जहर तो बिकता ही है बाजार में यार। उसके ऊपर लिखा भी होता है जहर, और क्या लिखा होता है, बच्चों की पहुंच से दूर रखे, मतलब बड़े पहुंच सकते हैं इस तक। और वो जहर किस इस्तेमाल में लिया जाए, तो उस, माफी, गधा है गधा। चलो आप डीमेरिट्स लिखो। बेच सकते हैं क्या? बिल्कुल बेच सकते हैं जहर, क्यों नहीं बेच सकते? जहर का मतलब होता है दवाई, ऐसी दवाई जिसे खाकर पीकर कोई भी मर सकता है। चूहे मारने की जो दवा होती है वो जहर नहीं तो क्या? अब चूहा छोटा होता है तो एक गोली 5-6 आप खा लो, अंदर के सारे चूहे मर जाएंगे, छोटे छोटे जो सामान है आपके सब खत्म हो जाएंगे अंदर के। आपका कलेजा, आपका दिल, क्या क्या होता है अंदर जो सामान नहीं होते, सब खत्म हो जाएंगे। हाँ, एक एक गोली सब जगह जाके फिट होगी, उसके बाद सब जगह जहर फैलेगा, फिर आप विषैले हो जाओगे, विषाणु।
और विषाणु से कीटाणु, कीटाणु से खत्म, और अंदर से चूहे मरने की बदबू भी आएगी आपके नाक तक। देखना ऐसा होगा, अंदर के सारे चूहे मार देती है दवाई। अरे यार अब कहाँ गया, ये रहा देखो। चलो लिखो नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम। इसके डीमेरिट्स क्या हैं, इसके क्या नुकसान है, आउटकम एंड लेस डिमांड फॉर अनस्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर में कौन हो गया, ड्राइवर हो गया, कारपेंटर हो गया, जिसको कुछ काम आता है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, स्किल्ड लेबर हो गया। और अनस्किल्ड लेबर मतलब जिसको कुछ आता था है नहीं, किसी का काम करिए साला। ड्यू टू, अरे तेरी भैंस की टांग, कहाँ गया वो, कौन सा था, हाँ, ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड वीक बार्गेन पावर। सेकंड, नेगेटिव लेबर मार्केट आउटकम का मतलब है कि नेगेटिव लेबर मार्केट बनने में आता है, क्यों, क्योंकि स्किल्ड लेबर को तो सब उठा उठा के विदेशी कंपनियां जॉब दे देती है और अनस्किल्ड बेचारे रह जाते हैं। और स्किल्ड लेबर को उठा के उनके हाथ में मशीनें पकड़ा दी जाती है, तो अनस्किल्ड लेबर का काम वो खुद ही कर देते हैं मशीनों के जरिए। तो अनस्किल्ड के पास ना बार्गेन पावर होती है ना कुछ, तो इन्हें बहुत सस्ते में उठाकर, BAR है ये आर, वी लग रहा था ना, कोई बात नहीं, बार्गेन पावर, बार्गेन, बार्गेन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन economic exploitation of underdeveloped countries due to growing political power, by MNCs, growing power by MNCs। भाई जैसे गूगल हो गई, ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब हमारे देश में आके हम ही को आंखें दिखाते हैं, कुछ समय बाद उसके पीछे रीजन क्या होता है, जो बड़ी बड़ी एमएनसी होती है ना, आके गवर्नमेंट के साथ मिल जाती हैं, उनको पैसा खिलाती हैं, और वो भी मतलब हमारे सिर के ऊपर बैठने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ये भी आकर बैठ जाते हैं, मतलब अब ये जो चाहेंगे वैसा करेंगे। और हम अगर अब सरकार को शिकायत भी करेंगे तो सुनेंगे भी नहीं, क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल पावर अब इनके हाथ में है। जैसे गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, पूरे पूरे देश में राज कर रहे हैं यार यही लोग। अभी आप प्रैक्टिकली सोचो कि जैसे एक ऐप आता है तो कंपटीशन में दूसरा आता है, तीसरा आता है, कहाँ आने देते हैं बड़े किसी उसको, जो है वही चल रहा है। और इवन इतना ज्यादा कि इंडिया का कोई ऐप होगा ना, इंडिया का ऐप भी ये खुद ही प्रचार नहीं करते हैं। BSNL की हालत देख लो ना आप, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने पैसे दे दे के BSNL को निपटा दिया। जियो वाले ने बोला कि यार सरकार ये BSNL, भाई आप एक बात बताओ, हमारे देश में सबसे ज्यादा पैसा सरकार के पास है यार, ये अंबानी फम्बानी क्या करेंगे, ये तो यहीं से उठा रहे ना, तो यहीं से तो हम भी उठा सकते थे। अगर अंबानी इतना सारा पैसा कमा रहा है, इतना करोड़पति, और विश्व में नंबर 1 नंबर 2 इतने सारे पैसे लेकर बैठा है, तो अब ये इतने सारे पैसे तो हम भी कमा सकते थे, क्योंकि हमारे ही देश में उसने कमा के किया है। उसने जियो के अंदर इतना इतना बड़ा खेल कर दिया कि हमारे पास टीवी चैनल नहीं है, दूरदर्शन, लेकिन उसका विकास ही नहीं होने देते हैं लोग, टीवी चैनल्स वाले, कि नहीं यार सरकार उस पे पैसा मत लगाओ आप, क्योंकि आप लगाने पे आए तो आप सबको बाप कर दोगे। अगर BSNL में 3G 4G 5G ये सर्विसेज अगर टाइम रहते लाते, तो क्या BSNL का या MTNL, इधर MTNL चलता है, BSNL, तो क्या हाल होता। ये बाकी कॉर्पोरेट, तो बाकी कॉर्पोरेट क्या है, सरकार को पैसे खिलाते हैं।
और सरकार को नहीं, इंडिविजुअल मंत्री को, जिसके हाथ में मंत्रालय, तो मंत्रालय उसका पेट भर गया, बात खत्म हो, उसे क्या लेना देश से। तो जितने भी सरकारी संस्था, अभी प्रैक्टिकली सोचो ना, सरकारी स्कूल्स की हालत क्या, सरकार के पास पैसों की कमी है, और कितने हजार करोड़ रुपए का इनको बजट मिलता है सरकार को। तो स्कूल्स एक से एक चमन कर सकते हैं, 8-8 फ्लोर के स्कूल बनाए और टॉप फ्लोर पे स्विमिंग पूल। सही बता रहा हूं, अगर सरकार चाहे तो, लेकिन सरकार चाहती नहीं, क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल है वो शिक्षा मंत्रालय में जाके थोड़े से पैसे देते थे उस एक आदमी को, वो अपनी जेब भरता है, भाड़ में जाए जनता। तो उस, अच्छा, ये इसका उदाहरण केजरीवाल ने दिल्ली में दिखाया। स्कूल्स जो उसने बिल्कुल, कहते ना एकदम प्राइवेट स्कूल का भी बाप किया, पैसा हमारे से ज्यादा है क्या तुम्हारे पास? पैसा तो सरकार के पास जितना है उतना नहीं है। उसने एक से एक स्कूल बनाया, शिक्षा पद्धति अच्छी करी, स्ट्रिक्ट होकर आया। तो अब प्राइवेट बच्चे, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आना चाहते, क्यों? क्योंकि यार एक तो सस्ता गवर्नमेंट स्कूल है, और जब गवर्नमेंट बजट निकाल के रख रही है तो यार वो निकाल के जा कहां रहा है? क्योंकि स्कूल्स के तो हमने, मेरे ख्याल से आपने भी नहीं देखा होगा कोई विकास हुआ हो। आप जहां के रहने वाले हैं वहां के सरकारी स्कूलों की क्या ही स्थिति है, न पानी, न छपरा, न बैठने को, कुछ टूटा है तो टूटा ही हुआ है, कुछ फूटा है तो फूटा। क्या मेंटेनेंस के लिए पैसा नहीं आता होगा? आता होगा, बट मेंटेनेंस वो अपना खुद का मेंटेनेंस बंदा कर लेता है उसपे। तो हमारा देश इस मामले में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और ये खूबसूरती कौन लेकर आता है? कि जो बाहर से आते हैं ना, बाहर से आते हैं तो वो हमारी सरकार को पैसे देते हैं, हमारी सरकार खुश हो जाती है कि आप तो, यही तो करते थे अंग्रेजों ने, करा क्या था स्टार्टिंग में भाई, 2 कदम चलते थे, झुकते थे, सलाम करते थे, हमारे नवाब निजाम और जो पुराने रजवाड़े थे वो खुश हो जाते थे। खुश होकर धीरे धीरे व्यापार किया, व्यापार करते करते इन्हें टैक्स दे दे के समझ में आ गया कि यार ये ठंडा राजा है, इसको बैठा के इस पे पांव रख लो। जो जो ठंडे थे उनके ऊपर बैठ गए, और जो गर्म थे उन्होंने भगा दिया। जैसे शिवाजी महाराज, वो ठंडे नहीं थे, उन्होंने बोला कि ऐसा कैसा, हाँ, बख्तोस का है, मुजरा कर। तो वो बराबर एकदम एकदम ठास के रखा उन्होंने, उनको समझ आ गया कि यार ये गोरी चमड़ी, ये बदमाश हैं ये लोग सब। लेकिन जो लालची रजवाड़े, तो लालचियों की कमी क्या, भाई जब से पत्थर से आग जलाना चालू हुआ होगा ना भारत, तब से लालची लोग हैं। और उन्हीं ने हमारे योद्धाओं को, आप देखना, किसी भी योद्धा के पीछे अगर उसकी मृत्यु का, उसकी शहादत का कोई कारण बना, तो कोई हरामखोर अपना ही लालची बना है। तो ये देश बड़ा खूबसूरत है। ये पॉइंट नंबर 2 बता रहा है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट सर, जब मैं सरकार लाऊंगा तब राजस्थान का सीएम आपको बना दूंगा। तुझे मैं भगा दूंगा साले जहर बेचने वाले। ये बोल रहा है कि जब मैं सरकार में आऊंगा तो फिर राजस्थान का सीएम मैं आपको बना दूंगा। सब्सटेंशियल, ये वही है जहरीला, सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज। अरे बहुत ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होगा, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां आएंगी तो बहुत ज्यादा पेड़ कटेंगे, बहुत ज्यादा चिमनियां होंगी, बहुत ज्यादा धुआं निकलेगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, तो सब कुछ बहुत ज्यादा होगा, मजा भी बहुत ज्यादा आएगा, तो तकलीफ भी बहुत ज्यादा होगी। ये बोल रहा है पॉइंट, सब्सटेंशियल एनवायरमेंटल डैमेज एंड exhaustion of natural resources. शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर कल्चर इन फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स। हाँ, ये भी होने वाला है, शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर कल्चर इन फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स। इससे क्या होगा? डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर है वो क्या करेंगे? वो बेचारे हाथ मलते रह जाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर में भी दिमाग हो ना, तो उनको दिमाग के साथ क्या खेलना है कि भाई
जैसे बाबा रामदेव जी खेलते हैं, है ना, वो एक आंख वाले, उनकी एक आंख अभी तक छोटी है, भड़कती रहती है, मतलब दुनिया की सारी बीमारियों का इलाज अपने योग से बताते हैं, बट उसकी आंख कभी सही नहीं हुई। आपने देखा उसकी एक आंख, दाई आंख इतनी छोटी है, फटफट फटफट करती रहती है। हाँ, तो अब वो, उनको कुछ भी बेचना होता है तो उसके साथ आस्था या कुछ, उन्होंने अभी नौरते में नमक बेचा, नमक, नौरते में जो नवरात्रे होते हैं ना, उसमें नमक, कि भाई ये नमक, तो ये नमक 240 साल पुराना पहाड़ से लाया हुआ नमक है। 240 वर्ष पुराना पहाड़ है, वहां से लाया गया नमक है। और नीचे एक्सपायरी डेट भी लिख देते हैं कि 26 अक्टूबर। एक्चुअली तो देश की जनता क्या बोलो भाई, वो गाय, गाय का घी बेचते हैं ना, तो उसके नीचे मतलब स्पष्ट लिख देते हैं कि भाई गाय का घी, उसके फायदे लिखते हैं, और गाय का घी आपको इतने सारे फायदे देगा, लेकिन ये फायदे कम होते जाएंगे। तो गाय को कटने से बचाना चाहते हो अगर आप हो सच्चे हिंदू, तो आप गाय का घी खरीदो, आप आदत डालो, ताकि गाय का ही, मतलब ऐसा हर चीज को सेंटिमेंटल करके ना प्रोडक्ट बेच दे रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इनकी, बाबा जी की। बाबा जी बहुत बहुत सियाने हैं। लेकिन शिफ्ट ऑफ कंज्यूमर कल्चर इन फेवर ऑफ फॉरेन गुड्स, यार ये हो चुका है शायद, ये हो चुका है। जो एक मिडिल क्लास बंदा भी है ना, जैसे आप हम लोग हैं, हम लोग भी अब ब्रांड ब्रांड कॉन्शियस हो गए। और अब हम ये दिमाग नहीं लगाते कि ब्रांड कहाँ का है, अपन ये देखते कि ब्रांड हमें पसंद है क्या, और हमें पसंद है अगर, तो बस बात खत्म हो गई, हमें उसी का खरीदना है, दिमाग नहीं लगाना। जैसे वो जूठा सेब सबको पसंद है यार, एप्पल, एप्पल का फोन, आईफोन वगैरह, वो सबको पसंद है, वो अपना है क्या? नहीं। अपना है क्या ये बताओ। हम वीवो पीवो ये वो जो मर्जी है सब बाहर का है। तो हमारी चॉइस उधर ही जा रही है, हमारी चॉइस विदेशों की तरफ जा रही है, विदेशों की तरफ जा रही है, तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान हो रहा है। तो ये एक अपने आप में डीमेरिट होता है, एडवर्स इफेक्ट। चलो, नंबर 5, वेलफेयर ऑफ पीपल में बी इग्नोर्ड, वेरी गुड। प्रॉफिट 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 की तरफ जाते हैं, लोगों की भलाई भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट की तरफ चलो। यानी कि अब सावधानियां, प्रिकॉशंस कम ध्यान में रखी जाती है। पहले सावधानियां, प्रिकॉशंस ध्यान में रखी जाती थी। पहले इमल्शन रॉड जो आती थी, इमल्शन रॉड देखे हो? अरे मतलब आप लोग के तो सबके घर यूज करते ही हो ना, इमल्शन रॉड समझते हो? अरे रॉड वो, फिर वो दबाते हैं, नहाने के लिए पानी गर्म करते हैं, एक रॉड नहीं होती ऐसे रिंग वाली? बहुत बढ़िया, हीटर बोलते हैं उसको, वाह शाबाश। हीटर अलग होता है, इसे इमल्शन रॉड बोलते हैं। तो चलो ठीक है, तुम हीटर बोलते हो, ओके, तुम्हारा हीटर। तो वो जो तुम्हारा हीटर होता है, तो वो तुम आज मतलब तुम लोग जिसे हीटर कहते हो वो, तो वो जो होता है ना, पहले जब ये आता था तो ये मतलब 200-250 रुपए में आता था, और आज देखें तो आज कितने में आ रहा है? 200-250 रुपए में आ रहा है। तो क्या फर्क है? फर्क ये है कि आज से 5 साल, 8 साल, 10 साल पहले भी 150, 200, 250 रुपए का आता था, लेकिन तब वो वाटर प्रूफ ही आता था। वाटर प्रूफ का मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे आपने उसको पानी में डाला तो करंट लगने की संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर हो जाती थी, पूरा कवर्ड आता था। आजकल दो कैटेगरी आपको बता देते हैं कि यार ये 250 का है, ये 350 का है, 250 रुपए वाला डालो, और गर्म हो जाए पानी, आप नहा लो। और उसमें जो दूसरा होता है, उसमें प्लास्टिक का पूरा कवच, अगर आपने देखा हो तो वो चीज वो आगे बना के देता है कि यार कभी बाल्टी वाल्टी छूली तो उससे करंट नहीं आएगा, बट दूसरे वाले में रिस्क है। तो वो जो 350 में आज दे रहे हैं ना, वो चीज ही बनाई जाती थी पहले, रिस्क वाली बनाते ही नहीं थे। आजकल क्योंकि तुम्हें चाहिए सस्ता, तो ले सस्ता और मजे कर। तो छुओगे तो करंट लगेगा, झटका, झट 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 झट। वो तो लाइट चली जाएगी तो आप बच जाओगे, नहीं तो आप तो हिल ही रहे हो, सुबह से हिल रहे हो, कोई आके लाइट ऑफ करेगा नहीं, तो हिलते जा रहे हो, हिलते जा रहे हो। आप, आपका पूरा सामान ढीला हो गया, लेकिन हिल रहे हो आप, क्यों? क्योंकि आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो करंट को। यस। हाँ, देखो वेलफेयर,
welfare of people may be ignored for sake of for sake of profits. forsake है, फरसा की नहीं है। जब मैं सरकार लाऊंगा, बहुत बढ़िया, ला सरकार भैया। अनहेल्दी राइवलरी, अनहेल्दी राइवलरी अमंगस्ट कंट्रीज, यानी कि कुत्ता खानी फैल जाती है देशों के बीच में। जैसे यूएस का चाइना से बड़ा प्रेम है, इंडिया का भी चाइना से बड़ा प्रेम है। इंडिया पाकिस्तान का प्रेम तो दूसरी वजह से है, अपन अभी सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से प्रेम, प्रेम मतलब कुत्ता खानी, कुत्ता खानी मतलब राइवलरी, प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, पसंद नहीं करते हैं। ऊपर बोलते हैं कि हारमनी हारमनी, अरे काय की हारमनी, कोई हारमनी नहीं होती है जी, ना हार ना मनी। चलो, तो दीज आर सम डीमेरिट्स एंड अबव आर सम मेरिट्स। तो कुछ मेरिट्स डीमेरिट्स हैं इस थ्योरीज के। अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में तीन चार तरह की थ्योरीज है। थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में तीन चार तरह की थ्योरीज है। सबसे पहली थ्योरी, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी जो आई है वो है मर्केंटाइलिज्म। मर्केंटाइलिज्म ये थॉमस मून लेकर आए। कौन लेकर आए? थॉमस मून। ये कौन लेकर आए हैं? थॉमस मून, MUN, मून, मुन 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 मुन। ये जीरो सम गेम को बताती है। क्या होता है बताता हूं आपको अभी। थॉमस मून का ये मानना था, थॉमस मून का ये मानना था, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई। थॉमस मून का ये मानना था कि भाई साहब आपकी जो वो है, आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है, वेल्थ क्रिएशन, कोई भी देश स्ट्रांग होता है, किसी भी देश की वेल्थ होती है, उसके पास कितना ज्यादा सोना है, उसके पास कितना ज्यादा गोल्ड है। तो जितना ज्यादा गोल्ड आप इक्वायर करोगे, उतनी ज्यादा आपकी वेल्थ क्रिएशन होगी, उतने ज्यादा आप स्ट्रांग कंट्री बन जाओगे। तो आप अच्छा, इसका ये कहना था कि जब भी कोई बंदा एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो वो हर देश का अलग अलग स्तर होता है। ऐसा नहीं कि मैंने इंपोर्ट किया तुमने एक्सपोर्ट किया तो दोनों का विकास हो रहा है, नहीं। हो सकता है आपका विकास, आप अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हो और अगला अपने धंधे कर रहा हो, तो जो धंधे कर रहा है उसका विकास होगा, जो जरूरत पूरी कर रहा है उसका विकास कहां से होगा? वो तो बेचारा रोटी खा रहा है अभी, जब काम के लिए निकलेगा तब विकास की बात होगी। ठीक है। तो ये मून साहब कहते थे कि साहब जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, उसके वेल्थ क्रिएशन में उतना ज्यादा उसको सपोर्ट मिलेगा। और ये गोल्ड आता कैसे है? व्यापार से आता है। तो जिस देश के पास जितना ज्यादा गोल्ड होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर भारत में रहते हुए मैंने आपको कुछ माल बेचा, बदले में गोल्ड लिया, तो देश का गोल्ड तो देश में ही है। क्या देश में गोल्ड बढ़ा? क्या नहीं। तो देश में गोल्ड बढ़ेगा कैसे? बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का प्रमोशन होगा, प्रमोट करेंगे कि हम माल तुम्हारे देश में भेजेंगे, बदले में हमें क्या चाहिए? सोना। ये तब गोल्ड ही चला करता था, करेंसियां नहीं चला करती थी, सोने की अशर्फियां। और अगर हम माल इंपोर्ट कर रहे हैं तो बदले में देना पड़ेगा सोना, और बदले में देना पड़ेगा सोना, तो सोना जाएगा देश से बाहर। जब सोना जाएगा देश से बाहर तो हमारी वेल्थ गिरेगी। तो मून साहब कहते थे कि एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करो और इंपोर्ट कम से कम करो, तो आपकी वेल्थ क्रिएशन, आपका जो कंट्री है वो वेल्दी कंट्री होगा। बस इतने से कॉन्सेप्ट को इन्होंने मर्केंटाइलिज्म का नाम दे दिया। बात समझ में आती है? ठीक है, दो लाइन लिख लें इस पे, लिख लो। Wealth creation of nation by wealth creation of nation by acquiring gold.
promote exports and discourage imports। यानी कि एक्सपोर्ट मोर, ज़्यादा एक्सपोर्ट करो और इंपोर्ट करो लेस। यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका पॉजिटिव आना चाहिए। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड याद करो, नेशनल इनकम में देखा था अपन ने, नेट एक्सपोर्ट निकालते थे अपन, नेट एक्सपोर्ट निकालते थे ना, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट। यानी कि हमने 100 अशर्फियां माल बेचकर कमाई और 30 अशर्फियां हमने पे कर दी, तो नेट हमारे पास 70 अशर्फियां फिर भी बच गई हैं, 70 यूनिट्स ऑफ गोल्ड फिर भी हमारे पास बच गया। तो नेट एक्सपोर्ट अगर पॉजिटिव रहेगा तो वेल्थ क्रिएशन में एक कदम आगे देश बढ़ेगा। तो ये भाई साहब जो थे, मर्केंटाइलिज्म जो थियरी थी, इस थियरी में इन्होंने सिर्फ जोर क्या दिया कि ज्यादा से ज्यादा करो एक्सपोर्ट और कम से कम करो इंपोर्ट। एक्सपोर्ट को जितना हो सके उतना प्रमोट करो और इंपोर्ट को जितना हो सके डिस्करेज करो। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, जीवन जीने के लिए जरूरी चाहिए कुछ, तब तो अपन को करना ही है, लेकिन आपको ये सब बातें ध्यान में रखनी है। चलो जी, तो ओके है मर्केंटाइलिज्म, ओके जी। सेकंड थियरी और कौन सी है जी, रुको जरा सांस तो लो। एक थियरी है जी आपकी, अब थ्योरी पे आ गए हैं तो थ्योरी तो हमने वो डिस्कस की थी, वहां पे आ जाए थोड़ा सा। चलो, ये जब हमारा वो नहीं चल रहा था तब हमने ये बात कर ली थी, कुछ थ्योरीज, 3 थ्योरीज के ऊपर हमने डिस्कशन किया था जब हमारा क्या नहीं चल रहा था, इंटरनेट, क्या बोलते हैं इसको, वाईफाई, वाईफाई काम नहीं कर रहा था। तब हमने 2-3 थ्योरीज के ऊपर डिस्कशन किया था और वो थ्योरीज जो है आपको उस लेक्चर में डिटेल में मिल जाएगी, वो थ्योरीज उस लेक्चर में डिटेल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, बट यहां पर इसको छू कर निकल लेते हैं ताकि बराबर चलता रहे। सेकंड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। एब्सोल्यूट एडवांटेज ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स लेकर आए इस थ्योरी को, इनका नाम क्या था, आदम स्मिथ। क्या नाम था, आदम स्मिथ, आदम स्मिथ, एडम स्मिथ, बाप ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के पिता। इनकी इनकी अजम्पशन क्या थी कि 2 कंट्रीज है, 2 कमोडिटीज हैं और एक फैक्टर है, और वो फैक्टर क्या है, लेबर। ठीक है, वो फैक्टर क्या है, लेबर। 2 कंट्रीज है, दोनों कंट्रीज 2 कंट्रीज है, दोनों कंट्रीज दोनों कमोडिटी बनाती है। एक कंट्री एक कमोडिटी बनाने में एक्सपर्ट है तो दूसरी दूसरी चीज बनाने में एक्सपर्ट है, राइट। तो जो जिस काम में एक्सपर्ट है तो आप वो बनाओ, क्योंकि न सिर्फ आप एक्सपर्ट हो बल्कि आप सस्ता बनाते हो, वो आप बना के बेच दो। और कंट्री 2 जिस चीज में एक्सपर्ट है और सस्ता बनाती तो वो बनाएगी और बेच देगी और एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो जाएगा। ये हो गया आपका इंटरनेशनल ट्रेड का थ्योरी नंबर 1। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, यानी कि सबको मजा आना चाहिए, सब सुखी हो। इस केस में क्या होगा, सबको मजा कब आएगा, जब कोई एक देश किसी एक चीज में दक्ष होगा और दूसरे में कमजोर होगा। यस, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि अब थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूं, आप लेक्चर देखना है ना। जैसे कमोडिटी ए, ध्यान से सुनो, अरे यार, कमोडिटी ए एग्जांपल ले रहे हैं हम इसका, कहाँ क्या नाम था इसका, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। आपको कुछ अभी लिखना नहीं है, लिखने को आप उसमें देखिए। चावल बनाते हैं, ए चावल और जूट 2 प्रोडक्ट है, राइस एंड जूट 2 प्रोडक्ट है। कनाडा 10 रुपए में 1 यूनिट बना देता है चावल की, राइस की, जबकि भारत कितने में बना के देता है, 20 रुपए में बना के देता है। तो बताओ बच्चों, बताओ सस्ता कौन बना रहा है, जापान की भारत। मैं जापान में क्यों चले जाता हूं बार बार, कनाडा, ठीक है कनाडा है, ओके।
जूट जूट कनाडा 20 रुपए में बनाता है और इंडिया 10 रुपए में, यानी कि अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि इंडिया जूट सस्ता बनाता है और कनाडा राइस सस्ता बनाता है। तो इंडिया जूट बना के कनाडा को दे देगा और कनाडा क्या कनाडा क्या करेगा कि राइस बना के किसको दे देगा, इंडिया को दे देगा। तो दोनों को मजे आएंगे, दोनों को मजे आने भी चाहिए। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं अपन, एब्सोल्यूट एडवांटेज मेथड, जिसमें सबको मजा आता है। क्या आता है, सबको मजा आता है। तो अच्छा, इसमें एक चीज क्या समझ में आ रही है, देखो सुनो, यहां पर इंडिया जो है, यहाँ पे कनाडा, यहाँ पे जो कनाडा है, ये कनाडा राइस अच्छा बना रहा है लेकिन जूट महंगा बना रहा है। गलत बोला क्या, ठीक तो चल रहा है। और जो इंडिया है, इंडिया राइस महंगा बना रहा है लेकिन जूट सस्ता बना रहा है। तो कोई एक राष्ट्र किसी एक चीज में अच्छा है और सस्ता बना देता है, एब्सोल्यूट थ्योरी है थी। फिर इसके बाद ये बाप का बेटा आता है, तो बेटा क्या बोलता, पापा यार मजा नहीं आया। अरे पापा कौन है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। तो इनके नीचे है रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, कि पापा मजा नहीं आया। एक बात बताओ, सुनो, कि अगर एक कंट्री दोनों ही प्रोडक्ट सस्ते बनाएगी, फिर एक्सचेंज कैसे करेंगे। अगर एक कंट्री दोनों प्रोडक्ट सस्ते बना रही है तो एक्सचेंज कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा, पापा ने बोला देख ये तेरी तू जान, तो ठीक है, इससे खुद ने थियरी लिख दी। तो थियरी नंबर 2 क्या था, कंपैरेटिव एडवांटेज। अरे ऑनलाइन वालों अंगूठा दे दो यार, अगर वो वाला फर्स्ट वाला समझ में आ गया हो तो। डिटेल में आपको लेक्चर में मिल जाएगा, फटाक से अंगूठा दो तो हम आगे बढ़े। आई वॉन्ट योर थम, इफ यू हैव योर थम। हाँ काट के दे दो। द्रोणाचार्य को दिया था। हाँ, एकलव्य ने दिया था। हाँ, चलो। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में क्या बोला है कि भाई, जैसे एक यहां देखो, सीधा एग्जांपल देखते हैं। कमोडिटी वही वीट एंड जूट, वीट एंड जूट दो तरह की कमोडिटी है, ठीक है। कनाडा 10 रुपए में बनाता है वीट को, वहां इंडिया बनाता है 15 रुपए में। सेकंड जूट, कनाडा बनाता है 20 रुपए में, वही इंडिया बनाता है 25 में। साला दोनों ही चीज इंडिया में महंगी बन रही है और दोनों चीज कनाडा सस्ता बना रहा है। तो इसके लिए अब देखना पड़ेगा कि एडवांटेज किस में ज्यादा है। एडवांटेज निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसका कॉस्ट रेशियोज निकालना, राशन नहीं है, रेशियोज, कॉस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा। कॉस्ट रेशियो निकालने के लिए कनाडा 10 रुपए में बना रहा है, डिवाइडेड बाय 15 रुपीज इंडिया, तो ये आ गया कॉस्ट रेशियो इसका 0.66। 0.66 का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट इंडिया 1 रुपए में बनाता है, जो प्रोडक्ट इंडिया 1 रुपए में बनाता है, जो प्रोडक्ट इंडिया कितने में बनाता है, 1 रुपए में, वही कनाडा 66 पैसे में बना देता है। इसका मतलब यहां पर इसको 34 पैसे का फायदा है। इंडिया में 1 रुपए में बन रहा है और इसके पास 66 पैसे में बन रहा है, यानी कि 34 पैसे। और जो प्रोडक्ट, ये हो गया 20 डिवाइड बाय 25, तो ये कॉस्ट रेशियो निकला 0.8। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट इंडिया 1 रुपए में बनाता है, कनाडा 80 पैसे में बना देता है। अब कनाडा दोनों चीजें इंडिया से सस्ती बना रहा है, लेकिन अच्छा यहां पर कनाडा को फायदा कितना हो रहा है, 0.20। कनाडा को ज्यादा फायदा कौन से प्रोडक्ट को बनाने में हो रहा है, फर्स्ट वाला। तो कनाडा क्या कह रहा है कि हम बनाएंगे व्हीट और तुम बना लो जूट। दोनों प्रोडक्ट ये नहीं बनाएगा, क्योंकि ये थ्योरी क्या कहती है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स की, एक माल तुम बनाओ एक माल हम बनाए। तो अब जब दोनों ही हम सस्ते बना रहे हैं तो दोनों हम बनाएंगे, तो थ्योरी आगे कैसे बढ़ेगी। जो ज्यादा सस्ता हम बना रहे हैं, जिसमें ज्यादा एडवांटेज हमें आ रहा है, ज्यादा एडवांटेज 34 पैसे आ रहा है, तो इसको हम बनाएंगे। और दूसरा प्रोडक्ट जिसमें हमें कम एडवांटेज है वो तुम बनाओ। इंडिया ने बोला जी जनाब। तो ये थ्योरी संख्या 2 है। प्रशांत पुरी ने देख भी लिया लेक्चर, बहुत बढ़िया यार, ऐसे योद्धा कम होता है। चलिए, ये समझ में आया तो आप लिखो ओके, लिखो या फिर डन लिखो और फिर आगे बढ़ता है। ओके लिखे, डन करें, आगे बढ़े। ओके डन, ओके डन, ओके डन, ओके डन, ओके डन, ओके डन।
दोनों साथ में एक कंट्री हो जाते हैं, झमेला नहीं होता। बाकी लोग ओके बोलो रे। अरे इधर टीवी में, मतलब ऑनलाइन। तीसरा है हेक्सर, हेक्सर ओलिन, हेक्सर ओलिन, हेक्सर अर्लिन। ये हेक्सर अर्लिन थ्योरी जो है, ये इसको मॉडर्न थ्योरी के नाम से भी बोलते हैं, इसको फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के नाम से भी बोलते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी के नाम से भी बोलता है। ये भी आपको मिलेगा उसके अंदर, लेक्चर 1 के अंदर। प्रीवियस लेक्चर इज डन, वेरी गुड। अरे कैसे किया, प्रीवियस लेक्चर कैसे कर लिए लोग? 9 बजे अपलोड हुआ? नहीं 8:30 हो गया था, 9 बजे कर दिया था, क्या मालूम इनको जल्दी मिल गया। दो कंट्रीज हैं, दो कमोडिटीज हैं, दो फैक्टर। अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें एक कैपिटल अबंडेंट कंपनी है और एक लेबर अबंडेंट कंपनी है। देखो ध्यान से सुनो, हेक्सर अर्लिन, हेक्सर अर्लिन, ये थ्योरी है, दो थ्योरी। इसमें क्या अजम्पशन है कि दो कंट्रीज है, दो कमोडिटीज है, ये तो ऊपर वाले में भी था। और इसके अंदर दूसरी क्या चीज है, तीसरी क्या चीज है, दो फैक्टर मॉडल, यानी कि दो फैक्टर मॉडल को यूज करते हैं, एक लेबर को और एक कैपिटल को, लेबर और कैपिटल को। इसमें बोलते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, और कुछ ऐसी कंट्रीज होती है जो लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर अबंडेंट होती है, यानी कि गरीबड़े होते हैं, उनके पास भीड़ तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, कैपिटल सॉरी लेबर अबंडेंट कंट्रीज। जैसे इंडिया, इंडिया के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन लेबर की तो पूछो मत, एक हल्ला मचाओ तो भीड़ आ जाती है। यस yes? और दूसरा कैपिटल अबंडेंट, मतलब पैसा बहुत है लेकिन लेबर कम है। तो कैपिटल अबंडेंट मतलब पैसा बहुत है, यानी कि यूएस पकड़ लो आप, जिसके पास ज्यादा कैपिटल वो ज्यादा मशीन, ज्यादा पैसा इस्तेमाल करेगा। जिसके पास ज्यादा लेबर है तो वो क्या करेगा, लेबर ही लेबर से काम चलाएगा। पैसा नहीं है उसके पास, पैदल चला करेगा। भाई पुराने जमाने में आपको बोलते होंगे ना कि दादाजी वादाजी, अरे जब हम थे तो तुम्हारे टाइम में तो गाड़ियां हैं, हम तो 4-4 मील पैदल चल जाते थे, हम तो 6-6 मील पैदल चल जाते थे। तो वो ये नहीं बताना चाहते कि हम कंजूस थे। बसें तो पहले भी चलती थी, बसें तो चलती ही थी, लेकिन पैसे बचाने की वो था उनका कि यार पैसा जितना हो सके कम से कम खर्च किया जाए। आप सोचो कि अपने बाप दादाओं ने उस जमाने में भी इतना पैसा अर्न कर लिया कि आज हम बैठे बैठे आराम से ऐश कर रहे होते हैं। और आपने गाना सुना वो, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। हाँ, नहीं सुना? ये गाना बहुत पुरानी मूवी का है, जब आपके दादाजी जवान होंगे उस समय का है ये गाना, मालूम है क्या? यानी कि सोचो तब भी महंगाई मतलब महंगाई ही थी। तो ये रोना तो भारत में हमेशा रहता है, महंगाई महंगाई, तो पैसा नहीं है एक्चुअली देश में, प्रॉब्लम ये है। कमोडिटीज, यस सर, ये लोग कुछ भी थ्योरी दे दे रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्या ये ठीक बोलती है लड़की? इसका नाम है कुछ तो है, दिख नहीं रहा है। ओके, अच्छा सुनो, क्या बोल रहा था मैं? कमोडिटीज, कमोडिटीज जो है, कमोडिटीज जो है, जैसे एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल है कमोडिटी एक्स। एक्स को 3 यूनिट ऑफ कैपिटल चाहिए और 1 यूनिट ऑफ लेबर चाहिए। अच्छा तो मैं इसको फिर ज्यादा डिस्कस ना करूं क्योंकि आप ये देख चुके हो, अपन क्यों इसके ऊपर सिर खपा रहे फिर ना। अच्छा खत्म भी हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अपन क्या करें? अच्छा जैसे कैपिटल के लिए क्या रिवार्ड देते हैं अपन, रिवार्ड फॉर कैपिटल क्या देते हैं, इंटरेस्ट। और रिवार्ड फॉर लेबर, क्या देते हैं अपन, वेजेस। अच्छा जैसे मान लो इसको अपन बोल देते हैं कंट्री वन, किसको, यूएस को बोल देते हैं कंट्री वन, यूएस
कंट्री 1 और इंडिया कंट्री 2। ठीक है। अब यूएस में इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे, तो इसको P1 नाम दे दो, इसको P2 नाम दो। अब मुझे बताओ P1 बड़ा होगा कि P2? क्यों? क्यों होगा P1? P1 ज्यादा क्यों होगा? अरे सोच के बताओ। कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा कहां होगी? इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा कहां होगी? इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा इंडिया में होगी, तो ऐसे होगा ना, P2 is greater than P1. P1 is what? Interest. P1 is what? Interest cost. अच्छा, आपने सप्लाई, डिमांड सप्लाई पढ़े हो ठीक से? किसी चीज की सप्लाई ज्यादा होती है, किसी की सप्लाई ज्यादा होती है, तो उसका प्राइस 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 ज्यादा हो जाएगी। मतलब इतना सारा माल, इतना माल ही माल है, माल ही माल है, तो उसका प्राइस कम होगा कि बढ़ेगा? कम होगा। बहुत बढ़िया। और अगर सोचो कि सप्लाई कम है, यानी कि माल ढूंढे से नहीं मिल रहा है, तो फिर मिलते ही झपट लो, प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस बढ़ जाएगी, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है। अरे हाँ या हाँ? अच्छा, यूएस में कैपिटल, पैसे की सप्लाई बहुत ज्यादा है, वहां पे पैसे की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। अगर पैसा बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस यानी कि कॉस्ट कम हो जाएगी, इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगी। डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलपिंग ज्यादा, डेवलप्ड। देखो सीधी सी बात है, आपको कर्ज चाहिए, इसको कर्ज चाहिए, सबको कर्ज चाहिए, और मैं कर्ज देने वाला हूं, मैं कर्ज देने वाला हूं, आप सबको कर्ज चाहिए। तो आपने बोला 6%, इसने बोला 7, इससे बोला 8, इससे बोला 10, इससे बोला 12, वो 15%, जो मुझे ज्यादा ब्याज देगा मैं उसके उसके साथ जाऊंगा। यस। लेकिन अगर मान लो आप सबके पास पैसा है और मैं बोलूं एक ले लेना, लोन ले लेना, लोन ले ले, कोई लेना ही नहीं चाह रहा है। क्यों नहीं लेना चाह रहा है? सब संपन्न है। तो यूएस में सब संपन्न है, तो किसी ने बोला कि अच्छा चलो मैं ले लेता हूं, मैं 2-3% ब्याज दूंगा, 4% दूंगा, हाँ भाई जो देना है दे देना, यानी कि रेट गिरेगा। सीन समझ में आ रहा है कि ऊपर से आ रहा है? हाँ। तो यहां पर इंडिया की आपकी वो जो होगी इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगी वो ज्यादा होगी और यूएस की कम होगी। क्लियर? ये सप्लाई प्राइस का नियम चल रहा है और हिसाब की बात है। बहुत ज्यादा कैपिटल तुम्हारे पास पहले से ही पड़ी है, तो फिर यार कौन तुम्हें ब्याज ब्याज पे कौन पैसे लेने वाला है, जब कोई लेने वाला ही नहीं है। कोई छुट्टा बुट्टा एक दो मिल गया तो उसको सस्ते में दे देंगे यार, लेकिन भीड़ लगी पड़ी है, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो फिर रेट बढ़ता चला जाएगा, चला जाएगा, देते तेरे को। ठीक है। अच्छा, वेजेस की बात करें, वेजेस US1 है ना, तो वेजेस W1 फॉर यूएस एंड W2 फॉर इंडिया। अब मुझे बताओ कि वेजेस का रेट कहाँ, ये इक्वेशन अगर मैं लिखूं W1 एंड W2, तो किधर मुंह खोलूं? W1 की तरफ। W1 क्या है? यूएस में वेज रेट ज्यादा होगा, इंडिया में वेज रेट कम होगा। क्यों? क्योंकि एक बार अपन आवाज लगाओ भाई काम करेगा क्या, तो ऐसे भीड़ लग जाती है, हमारे ऊपर से निकल जाते लोग कि यार कहां गया, कहां गया, किसको काम चाहिए, फिर हम खड़े होते कि यार मैं था काम देने वाला। काम देने वाले अभी यहाँ पर जो है कम है, लेकिन काम चाहिए बहुत लोगों को। तो कोई बोल रहा 500 रुपए, कोई बोलता 400 में मैं ही चलता हूँ, फिर क्योंकि 400-500 रुपए रेट होती है। मजदूर चौक पे आपने भी नोटिस किया होगा, भीड़ होती है ना, तो वो आपके साथ धीरे धीरे साइड में आता है, और साइड में आता है और फिर बोलता है कि अच्छा भैया 400 दे देना, चलो यार। क्यों? क्योंकि उसको जरूरत है शाम का खाना और रात की क्वार्टर, कुछ क्वार्टर में उसको लेकर जाना है, रात को क्वार्टर में उसको सब्जियां लेकर जानी है अपने घर में, तो उसको सामान चाहिए। बात समझ में आ रही है? यस। तो ये इक्वेशन चलता है कहां पर?
इसके पास, किसके पास? वेजेस के केस में क्लियर है क्या? इसमें इंडिया को हम कंट्री 2 मान रहे हैं, तो इसका वेजेस कंट्री 1 कंट्री 2, क्लियर है? नियम सप्लाई और प्राइस के हिसाब से चलने वाला है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, तो अपन इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं। ये जो अपना ऑल इन ये दोनों है ना, क्या नाम है भैया का, अंकल जी का क्या नाम है? वही, और ऑल इन, इन्होंने क्या बोला कि भाई साहब जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, तो इंडिया और यूएसए, क्या लिखा मैंने? इंटरनेशनल, तो मैंने रिवीजन भी तो कराया साथ में, तो ठीक है। इंटरनेशनल, ठीक है भाई, बीच में वो दरिया भी तो आता है, इंडिया। अच्छा, जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो इंडिया को जो अपना यूएस से क्या करने वाला है, कैपिटल भेजने वाला है। हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? कैपिटल की। यूएसए में किस चीज की कमी है? लेबर की। तो अपन इस कॉन्सेप्ट को, ये कोलिन कोलिन वाले कॉन्सेप्ट को आज तक फॉलो करते हैं। यूएसए से भारत में क्या आता है? एफडीआई। बहुत सारी कॉर्पोरेट्स आकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, तो उन्होंने पैसा ला ला के हमारी रेटें गिरा दी हैं इंटरेस्ट रेट की, जो अच्छी चीज है। नहीं तो 25-25%, अगर विदेशों से पैसा आकर यहाँ इन्वेस्ट नहीं होता ना, तो 20-20 25-25% रेट हो जाता लोन का। लेकिन अब भारत में बहुत सारा बाहर का पैसा आ रहा है, जब बाहर का पैसा यानी कि सप्लाई बढ़ रही है धीरे धीरे, सप्लाई धीरे धीरे बढ़ेगी तो रेट धीरे धीरे गिर भी रहा है, कम भी हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली चल रही है चीजें। ऑन दी अदर हैंड, यानी कि दूसरे हाथ में, इंडिया विदेशों में अपने यूएस में जाकर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जॉब करने जाते हैं, तो वहां पे लेबर नहीं थी, अपने यहाँ से लेबर जा रही है, और स्किल्ड लेबर जा रही है। इतना पढ़ पढ़ लिख लिख के लोग कहाँ जा रहे हैं? यूएस में जा रहे हैं। वहां जाके उनको पैसा अच्छा खासा मिलता है। मान लो आप इंजीनियर बन के गए, आपको 5 लाख रुपए महीना सैलरी, आपने अपने भाई को बताया, उसने भी इंजीनियरिंग करी, उसको भी 5 लाख रुपए महीना। ऐसे आपके भाई के कॉलेज के 10 लोग चले गए, 5-5 लाख रुपए महीना सबको मिल रहा है। उसके उसके कॉलेज का अगले साल वाला जो विद्यार्थी लोग थे, वो 20 लोग पहुंचे, तो यूएस भी देख रहा है कि यार 20 लोग आ गए यार, चलो यार इनको 4-4 लाख दे दो। यानी कि अब वहां पर लेबर बढ़ रही है, यानी कि सप्लाई जैसे जैसे बढ़ेगी प्राइस धीरे धीरे कम होगा। तो ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पर लाकर छोड़ देते हैं। तो ये ओलिन भाई साहब जो थे, ये वाले क्या नाम है इस पप्पू का, भाई साहब का? हाँ, हैक्शर और ओलिन। तो ओलिन और हैक्शर, ये नियम आपका, ये थियरी होती है जी खत्म। ये टाइम पास करके गए हैं। लास्ट थियरी इज, लिख लो, न्यू ट्रेड थियरी। न्यू ट्रेड, न्यू ट्रेड थियरी। यार ये पता है 3 फैक्टर्स को लेकर बात करता है ये। अच्छा, ये किसने दिए? पॉल क्रुगमैन ने 1980 में लेकर आया। क्रुग, क्रग है कि क्रुग है? क्रगमैन होगा। क्रगमैन 1980 में लेकर आया। इसने बोला कि कुछ नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं, उस पर ध्यान रख लो। नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। वो नेसेसरी फैक्टर को आप क्या करो, यूज करो, नंबर 1। नंबर 2 कहता है एक्सपोर्टर बनो, एक्सपोर्टर बनो। और तीसरी बात क्या कहता है जी, ये प्रॉफिट कमाओ। छोटी सी बात कहता है, क्रगमैन कहता है कि भाई साहब ये जो पुराने भाई साहब और पापा आए थे, वो बोल के गए कि एब्सोल्यूट एडवांटेज। फिर पापा का वो आया, रिकार्डो आया, वो बोलता है कि भाई कंपेरेटिव एडवांटेज। फिर इन दोनों, वो दो, एक टीचर स्टूडेंट आए थे, कोलिन ओलिन 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 आया, ओलिन अपनी बात कह गया। वो अपना सोने वाला क्या नाम था उसका, जो सोने की बात कर गया था अपना,
थॉमस मून, थॉमस मून, वो मून सोने चांदी की बात कर गया। तो इसका कहना है यार आज का जमाना अलग है। क्रगमैन अब 1980 से थोड़ा तो अपने को ऐसे अच्छा फील हो रहा है ना कि चलो यार अब हम थोड़ा सा पीछे आ गए, यानी कि अपने आसपास का टाइम आने वाला है। तो ये क्रगमैन भाई साहब ने 1980 में बोला कि नेसेसरी फैक्टर्स कुछ हैं, उनको ध्यान में रखो, एक्सपोर्टर बनो, बहुत सारा पैसा कमाओ। उन्होंने बोला नेसेसरी फैक्टर क्या? तो पहला फैक्टर इन्होंने बोला, मैं मान के चल रहा हूँ साथ साथ लिख रहे हैं, पहला फैक्टर इन्होंने बोला इकोनॉमिक फॉर सेल, इकोनॉमी ऑफ ऑफ सेल। इसमें एक लाइन लिख लो आप, रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट जो इन्होंने भाई साहब ने कहा, वो कहा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। साथ साथ लिख रहे हो जी, वेरिएशंस इन सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, similar types of products such as color, durability, brand, etc। थर्ड पॉइंट इन्होंने बोला जी भाई साहब, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। FME, न्यू टेक्नोलॉजी, dash gained by technological leader और early purchase of resources। चलो यार, ये थ्योरी क्या कह रही है? ये कह रही है कि देखो आप लिख लो, ये बोलती है पहले आप लिख लो, लिख लो तो अंगूठा देना, ओके लिखना, कुछ तो बोलना। लिख चुके? लिख तो रहे हो अभी? तो यस। चलिए, हो गया। गेन्ड बाय टेक्नोलॉजिकल लीडर्स, ओके ओके ओके। बाकी है क्या? तो हो गया डन। एक शब्द भी मत लिखना आप, वो लिख रहा है अभी। हो गया क्या? चलो चलिए, न्यू ट्रेड थ्योरी कहती है, पॉल क्रुगमैन भाई साहब कह रहे हैं कि 1980 में इन्होंने थ्योरी दी। इन्होंने बोला कि भाई साहब एक्सपोर्टर बनो, कुछ नेसेसरी फैक्टर्स है, ध्यान रखो और प्रॉफिट कमाओ। ये बातें क्या बोलते हैं? सबसे पहली बात बोलते हैं कि यार इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, इतने इंटरनेशनल ट्रेड अगर करना चाहते हो, बहुत ज्यादा खुजली है ना तुम्हें कि विदेशों में माल बेचना है, तो उसके लिए क्या करो, तुम अपनी सेल बढ़ाओ पहले। तुम सिर्फ इंटरनेशनल नहीं, तुम नेशनल मार्केट भी कवर करो, आप डोमेस्टिक भी कवर करो। डोमेस्टिक मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतना पर यूनिट कॉस्ट आपका कम होगा। आप 10,000 यूनिट बनाते हो तो शायद आपको 10 रुपए की पड़ रही है, लेकिन अगर आप 1 लाख यूनिट बनाओगे तो शायद आपको 70 पैसे की पड़ेगी, 30 पैसे का मुनाफा होगा।
और 1 लाख यूनिट बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डोमेस्टिक मार्केट भी डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट घटानी है तो माल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और प्रोडक्शन बढ़ा के सिर में मारोगे क्या, आपको बेचना तो पड़ेगा। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट इन्होंने यही बोला है कि रिडक्शन इन पर यूनिट कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और इंक्रीज इन प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट से नहीं होगा। यानी कि इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगा के बात की कि भैया डोमेस्टिक as well as इंटरनेशनल मार्केट, दोनों पर आपको नजर रखनी है, दोनों पर ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट ये समझ में आ रही है बात, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ाओ। सेकंड, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सब बेच रहे हैं अगर तुम भी वैसा ही बेचोगे तो कौन तुम्हारा खरीदने आएगा। तो अरे यार ये सीधी सीधी मार्केटिंग वाला बंदा लग रहा है मेरे को, क्रगमैन, ये मार्केटिंग की बात कर रहा है, यानी कि दिमाग दे रहा है आपको कि भैया वेरिएशन लेकर आओ, सिमिलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में वेरिएशन लेकर आओ, कलर बदल दो, डिजाइन बदल दो, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा चलता है, ब्रांड इमेज, तमाम तरह की चीजें। तो कोई भी सुंदर या आकर्षक दिखने वाली चीज है और अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है तो फिर कस्टमर का आपके प्रोडक्ट की तरफ खिंचाव ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा आपके प्रोडक्ट के अंदर बात होगी, मतलब जो कंज्यूमर है उसको देखते ही मजा आ गया कि चीज तो ये है यार, और ड्यूरेबिलिटी भी है, यूज भी कर रहा है, वो उसको यूज भी कर रहा है तो उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर उसको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो फिर वो बोलता है कि ये बात हुई, तो फिर आपके प्रोडक्ट की तरफ खिंचाव होगा, खिंचाव होगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो इकोनॉमीज ऑफ सेल, यानी कि सेल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन करने की हिम्मत होगी, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा पर यूनिट कॉस्ट कम गिरेगी, और पर यूनिट कॉस्ट कम होगी तो विदेशों में इंटरनेशनल मार्केट में आप बच पाओगे, वरना उड़ा कर फेंक दिए जाओगे, बहुत सस्ता है। क्लियर है, कंपटीशन बहुत है। लास्ट, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है यार, कोई नई तकनीक आती है, कोई नया आविष्कार आता है तो जो लेकर आता है ना असली मजा उसको होता है। जैसे पहले मोबाइल वो खच कुछ खच कुछ खच 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 कुछ 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 वो चलते थे बटन वाले कीपैड, नोकिया 3310 3315। उसके बाद धीरे 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 क्वालिटी कीपैड आया, क्वालिटी देखा, E63 ई सीरीज आई थी नोकिया की। फिर ये धीरे धीरे टच वाले आने लगे। तो जैसे ही नया ये आता है, मोबाइल आता है, जैसे क्वालिटी आया ना, उस समय क्वालिटी कीपैड वाला 6000 8000 का फोन आता था क्या उसमें, कीपैड ही तो था, लेकिन लोगों के लिए नया था तो मलाई उतार नीति बोलते हैं इसको, मार्केट की सारी मलाई उतार के ले गए। और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा तो आ गए 4000 3000 में। ऐसे ही जब इस तरह के फोन आए थे तो ये फोन 10,000 12,000 15,000, 15,000 में आपको इतने सारे फीचर्स नहीं आते थे, आज 6,000 में उससे ज्यादा फीचर्स आ रहे हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट नया होता है ना, तो नया आता है तो वो मलाई उतार के पूरा ले जाता है, और मलाई उतार के ले जाता है, फिर कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे बढ़ते हैं तो फिर प्रोडक्ट का प्राइस धीरे 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 गिरता हुआ आता है। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज उठाओ। फर्स्ट मूवर, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका गेन कौन उठाता है, टेक्नोलॉजिकल जो लीडर होता है, जो तकनीक को लेकर आता है, जिसने रिसोर्सेज पहले परचेस कर लिए वो ले लेता है मजे। तो फिर ये 3 फैक्टर्स के ऊपर इन्होंने बोला है न्यू ट्रेड थियरी। तो न्यू ट्रेड थियरी थोड़ी सी आज के जमाने के हिसाब से थोड़ी सी प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट में मार्केटिंग या धंधा कैसे करना है वो चीज को सिखाती है। ये भाई साहब ऐसे कहते हैं। तो अगर इतना समझ में आता हो तो ये चैप्टर खत्म हो गया। ये चैप्टर आपका जो यूनिट 1 है ना, थेरीज, क्या नाम है इसका, थेरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये पूरा जीरो टू जेनिथ इज ओवर, ये चैप्टर खत्म हो गया है। आप अगर मॉड्यूल पढ़ना चाहें तो एक बार कागज से नजर जो अपन ने लिखे हैं उस पर नजर मार के मॉड्यूल पढ़ो और पीछे के क्वेश्चन सारे खत्म कर सकते हो आप। मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन खत्म करो, आई गेस हो जाने चाहिए, हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो फिर मॉड्यूल के अंदर ढूंढो और आंसर करो। मेरे ख्याल से 10 में 10 12 कितने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 10 में से 8 क्वेश्चन तो बेझिझक आपके हो जाने चाहिए। एक दो में दिक्कत आती है तो वो सबके साथ होता है, तो आप इसको करके निपटाएं। कल हम आगे बढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। चलो।